हेलो बेटे, तुम क्या कर रहे हो? सर, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अच्छा, होमवर्क कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सर, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ने का वर्क कर रहे हो। ओके, रीडिंग वर्क कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटे? सर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, पेपर डिस्कसिंग वर्क कर रहे हो आप। आप क्या कर रहे हो? मैं एग्जामिनेशन की तैयारी का वर्क कर रहा हूँ। ओके, आप क्या कर रहे हो? मैं टीवी देखने का कार्य कर रहा हूँ। ओके ओके, इसका मतलब आप सब लोग कार्य कर रहे हो। बच्चों, ये जो बात थी कि ये सब लोग कह रहे हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। फिजिक्स की बात देखी जाए या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप चौंक जाओगे कि कार्य तो कर रहे हैं, परंतु फिर भी फिजिक्स कहती है कि कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर कार्य की परिभाषा बिल्कुल अलग ही है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है और फोर्स लगने के बाद में यह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी डिस्प्लेस होता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो ही फिजिक्स ये कहती है कि उस बॉडी पे कुछ वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ है। जैसे आप पढ़ रहे हो, बैठ के किताब लेके बैठे हो, आप कह रहे हो मैं पढ़ने का वर्क कर रहा हूँ, परंतु ना तो आपकी कोई पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि आपकी ना पोजीशन चेंज हुई इसलिए आपने कोई वर्क नहीं किया। आप टीवी देखने का कार्य कर रहे हो, परंतु आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। अब बच्चों देखो, एक आदमी यदि एक सूटकेस को सिर पे रख के और चल रहा है, एक आदमी एक सूटकेस को, भारी सूटकेस है, उसको लेके और चल रहा है, फिर भी फिजिक्स ये कहती है कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, थकान उसको होगी। तो फिजिक्स क्या कहती है कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब वर्क का कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स के अंदर बिल्कुल अलग है। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है फिजिक्स के अनुसार वर्क हो, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशन है नंबर 1, उसके ऊपर कोई फोर्स लगना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कोई न कोई अप्लाइड होना जरूरी है। ठीक है ना, एक तो फोर्स होना चाहिए और दूसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट कवर होना बहुत जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो कोई वर्क नहीं हुआ। एक दीवार है, दीवार को आप जबरदस्त धक्का दे रहे हो, खूब ताकत लगा रहे हो, थक गए हो, परंतु दीवार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया, बस यूं ही फालतू में थक गए आप। वो एक अलग बात है, आप थक गए, थकान आई आपको, परंतु वर्क जीरो है। तो वर्क के अंदर ये आया कि एक तो उसके ऊपर फोर्स होना चाहिए, वर्क डिपेंड्स अपॉन, एक तो वर्क डिपेंड किस पे करता है? नंबर 1 फोर्स और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एक रिलेशन आता है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, जैसे एक आप ये देखिए कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से फोर्स F लगाता हूँ और यह ऑब्जेक्ट अपने इस पोजीशन से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? ऑब्जेक्ट जो है ये पोजीशन इसकी यहाँ थी, ये पोजीशन यहाँ आ गई, यानी ऑब्जेक्ट ने जो है इतनी डिस्टेंस जो है कवर कर ली। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो इतनी कवर कर ली। अब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो एंगल यहाँ पे है 0। यदि इसी में यदि मैं ऐसे कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर फोर्स लगा है इस तरीके से, थोड़ा एंगल में लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है थोड़ा एंगल में, और ये डिस्प्लेस जो हुआ, मान लीजिए इतनी दूरी पे डिस्प्लेस हो गया ये, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में
और फोर्स के बीच में ये एंगल थीटा काम कर रहा है। तो यहाँ तो ये थीटा 0 था, यहाँ ये एंगल कुछ थीटा है। तो इस तरीके से थीटा का मान 0, 90, 180 या उसके बीच का कुछ भी हो सकता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका कॉस थीटा ले लो, और फिर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इनका मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये होता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल। बच्चों वर्क बराबर है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आपका काम वर्क की जो डेफिनेशन या वर्क का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पूरा हो जाएगा 9th क्लास के लेवल में। परंतु हम थोड़ा सा इसको और आगे पढ़ेंगे। माना कि वो चैप्टर 11th का वेक्टर का है, पर आपके यहाँ ये बहुत ज़रूरी है और आगे काम भी आता रहेगा। तो बच्चों देखो, मैं करता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैसे करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक कोई हमारे पास में वेक्टर है ये एफ। मान लीजिए एक वेक्टर है ये एफ। इस वेक्टर और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है थीटा। इस वेक्टर एफ के दो कंपोनेंट करने हैं हम, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं हम। माना कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट एफ एक्स है और वाई एक्सिस के इसका अलोंग कंपोनेंट जो है वो एफ वाई है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, और एक किसी वेक्टर का, यदि हमें ये वेक्टर जो है ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, जो कि आप पढ़ोगे आगे। ये वेक्टर जो है ओरिजिन से शुरू हो रहा है और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं, हमें दो टुकड़े करने हैं। जैसे कंपोनेंट से आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक 10 kg का वेट है और कहा जाए कि इसके दो टुकड़े करो, तो आप 5 + 5 भी कर सकते हो, 7 + 3 भी कर सकते हो। यानी कि इक्विवेलेंट जो है दोनों का वापस आना चाहिए 10। वो तो हो गया एक सिंपल अर्थमेटिक में एडिशन हो गया। पर वेक्टर में क्या होता है कि सिंपल तरीके से एडिशन नहीं होता है, वेक्टर के अपने एडिशन के तरीके अलग है। तो यहाँ पे ये वेक्टर जो एफ है, इसके दो कंपोनेंट करने हमें एफ एक्स और एफ वाई, और एफ एक्स और एफ वाई का जो रिजल्टेंट है वो वापस एफ होना चाहिए। तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं। देखो, तो ये ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल ये। अब इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा बराबर क्या है? cos थीटा बराबर है, ये बेस क्या है? बेस है एफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया? एफ एक्स बराबर हो गया एफ cos थीटा। ठीक इसी तरीके से यदि आप एफ वाई निकालते हो तो वो आ जाएगा एफ साइन थीटा। पर हमारा काम यहाँ केवल एफ एक्स से ही चलेगा। एफ एक्स क्या आ गया? एफ cos थीटा। अभी एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की ओर कार्य करता है। एफ वाई क्या है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस की ओर कार्य करता है। अब बच्चों यदि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, जब तो हम कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है। जैसे ये फोर्स है और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के जिसके बीच में एंगल थीटा है। तो बच्चों देखो आप गौर से इसको कि ये एफ cos थीटा जो है क्या है, यहाँ पे जो ये देखो ये एफ और cos थीटा, ये एफ cos थीटा क्या है? एफ cos थीटा इस फोर्स एफ का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी वर्क तो वापस वही फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। वर्क तो क्या हो गया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। परंतु फोर्स कौन सा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन वर्क है, पर फोर्स कौन सा? फोर्स वो या फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो क्या है? एफ cos थीटा। तो हमने कहा कि वर्क बराबर
एफ कॉस थीटा, ये तो हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। इसी को हमने यहाँ पे जो लिखा है वो एफ एस कॉस थीटा है। अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि वर्क बराबर क्या होता है, कि वर्क बराबर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फोर्स कौन सा, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब जैसे यदि वापस हम आते हैं एग्जाम्पल पे कि एक जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये फोर्स एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी यह इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क किसके बराबर हो गया, वर्क बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है, 0, क्योंकि एफ और एस के बीच में एंगल 0 है। तो ये कॉस 0 का मान कितना था बच्चों, कॉस 0 का मान होता है 1। तो वर्क किसके बराबर हो गया, वर्क बराबर हो गया एफ एस। यानी यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो या फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वर्क बराबर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। अब यदि आप देखिए, इसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बराबर है वो पॉजिटिव वर्क है। ये आगे पॉजिटिव साइन इसके, ये पॉजिटिव वर्क है। अब बच्चों ये देखिए कि यदि ये फोर्स काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है उल्टी डायरेक्शन में हो जाता, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो जाता, फोर्स तो है ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्शन में होता, या यूं कह दीजिए या ऐसा भी कह दीजिए कि फोर्स लग रहा है इस दिशा में और फोर्स लग रहा है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। यदि दोनों के बीच में 180 डिग्री का होता एंगल, यदि थीटा 180 डिग्री होता तो बच्चों कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 यानी -1 एफ एस। यानी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट क्या आ गया, वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव है और ये वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो, और जब एंगल 180 डिग्री का हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। एक तीसरी सिचुएशन बच्चों हम और लेते हैं। ये मान लीजिए फोर्स है, ये फोर्स की डायरेक्शन मान लीजिए आप ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मान लीजिए आपके ऐसे है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, या तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री का। और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो वर्क किसके बराबर हो गया, वर्क बराबर एफ एस कॉस 90। एफ एस कॉस 90 बराबर एफ एस कॉस 90 का मान 0 हो गया, तो ये हो गया आपके 0, यानी वर्क डन हो गया यहाँ पे 0। 3 सिचुएशंस है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। अब तीनों के जो सिचुएशन फर्स्ट है जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है तो मैक्सिमम वर्क है या पॉजिटिव वर्क है। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 का है तो वर्क डन नेगेटिव है, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री का 90 डिग्री का है तो वर्क डन 0 होगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वही देखते हैं कि जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट जो है चल लेता है उल्टी डायरेक्शन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फोर्स लगा रहे हैं हम किसी को ऊपर से, जैसे इस तरह से लगाया हमने और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया 90 डिग्री एंगल पे। तो ये बच्चों अलग अलग सिचुएशंस है और ये हमारे दैनिक जीवन में यानी हमारी डेली लाइफ में भी ये हमें देखने को मिलती है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट केस था जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो था वो 0 डिग्री था और वर्क डन किसके बराबर हो गया था, एफ एस कॉस 0 बराबर एफ एस, यानी वर्क डन था पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए
कि किसी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं बच्चों, जैसे ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है, हमने इस पर फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को खींचा, तो ये स्प्रिंग कैसे हो गई है, ये स्प्रिंग ऐसे इतनी लंबी हो गई। स्प्रिंग की जो ये लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी थी, परंतु इसकी अब लेंथ बढ़ के इतनी हो गई, यानी स्प्रिंग इतनी आगे चल ली। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि एक अपन किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं। ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको नीचे की ओर ड्रॉप किया, तो ये ग्रेविटी के कारण ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ओर आने लगेगा। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नीचे की ओर, अर्थ की ओर लग रहा है। और जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी नीचे की ओर कर रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। दूसरा एग्जांपल क्या था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हो 180 डिग्री का, तो वर्क डन क्या हो गया था, एफ एस कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस एफ एस, यानी वर्क डन हो गया नेगेटिव। अब इसके एग्जांपल लीजिए कि देखो बच्चों, जैसे अब किसी ग्राउंड के ऊपर इस किसी ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैंने कुछ फोर्स लगा के इसको जैसे मोशन में कर दिया, पहले हमने ये ऑब्जेक्ट इस साइड में आगे की ओर चल रहा था, इस साइड में चल रहा है। अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अर्थ इसको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इसके मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है। तो इसकी डायरेक्शन तो है चलने की ये, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी एफ में और एस में 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया। एंगल का जो है इनके बीच में 180 डिग्री का है। अब हमें कहा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है, या दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री का है, तो ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब तीसरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो 90 डिग्री का, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 बराबर 0। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि ये कैसे कब होता है ये बच्चों, एक कोई रस्सी हो, स्ट्रिंग हो, और उसके ऊपर हम कोई एक आगे जैसे पत्थर बांध दिया और अब इसको यूं गोल घुमाते हैं हम, ठीक है ना, इसको इस तरीके से गोल घुमाया जाता है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस साइड में ये जा रहा है, थोड़ा ये आगे जाएगा तो इसके जाने की डायरेक्शन जो है ये, मतलब जो इसको जो ये अपनी डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इनकी डायरेक्शन तो ये है। और फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, यानी हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है 90 डिग्री का एंगल होगा, तो वर्क डन जो है वो ये 0 होगा। सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण लीजिए जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि एक कोई कुली है, ठीक है ना, ये कुली है और इसके सिर के ऊपर एक सूटकेस या कुछ लगेज पड़ा है, ठीक है, ये चल रहा है आगे की साइड में, डिस्प्लेसमेंट तो है इसका आगे की साइड में ही चल रहा है, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका जो वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जो सूटकेस का वेट है, वो वेट लग रहा है अर्थ की ओर। तो वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। और हमें पूछा जाए कि एक आदमी अपने सिर के ऊपर सूटकेस लेके चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, तो वो 0 होगा। एक बच्चों चौथी सिचुएशन एक और आती है, वो देखो कि हमने कहा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड इनके बीच में एंगल थीटा। अब बच्चों फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट यदि 0 हो गया
तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन 0 होगा। यानी वर्क डन होने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस है, नंबर 1 उस पर फोर्स लगना चाहिए, नंबर 2 उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला वो दूसरा हो जाएगा। ये फॉर्मूला वैलिड जब भी है जब फोर्स कांस्टेंट है। यदि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन निकालने का तरीका दूसरा है, वो हम आगे जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कि यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। यूनिट ऑफ वर्क, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें उसके यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट को यदि मेजर करना है, लेंथ को कहिए या डिस्टेंस को, इनको मेजर करना है तो हमें यूनिट चाहिए मीटर। और फोर्स जो मेजर किया जाता है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है? वो आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था। फोर्स बराबर होता है एम में, एम को मेजर करते हैं केजी में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये सारा का सारा मैंने आपको लॉ ऑफ मोशन में बता दिया था। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या है? तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब न्यूटन मीटर को जो है हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जूल, JOULE, जूल। न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। अब यदि 1 जूल की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि 1 जूल किसके बराबर होता है, ये जूल में ये जे छोटा करना बच्चा है क्योंकि ये JOULE, जूल। 1 जूल बराबर किसके होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वह फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे। इस चीज को ध्यान से सुनना। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वह फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो किया गया वर्क डन, उस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। और जूल की जो छोटी यूनिट है वो होती है अर्ग। अर्ग किसके बराबर होती है कि ये जूल तो हो गई आपके SI यूनिट है या आप उसको MKS सिस्टम की यूनिट है, और अर्ग है CGS सिस्टम की। ये क्या सिस्टम होता है, ये आपके जो है 11th में कोर्स में है, परंतु MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी लेंथ नापनी है तो मीटर में नापो, मास नापना है तो किलोग्राम में नापो, और टाइम नापना है तो सेकंड में नापो। और CGS सिस्टम में ये C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ नापनी तो सेंटीमीटर में, वेट नापना है, मास नापना है तो ग्राम में, और टाइम नापना है तो सेकंड में। तो 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर लो तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। न्यूटन की छोटी यूनिट जो है डाइन होती है, मैंने पहले आपको बताया भी है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, इनटू मीटर की छोटी यूनिट यानी कि CGS यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो लिख दोगे आप 100 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया आपके 10⁷, ठीक है नहीं। अर्ग निकालने हो ना कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये होगा आपके 10⁷ अर्ग। यानी 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। अर्ग भी वर्क की ही यूनिट है और वह CGS सिस्टम की यूनिट है, और जूल जो है वर्क की SI सिस्टम ऑफ यूनिट में है।
ये इस तरीके से बच्चों किलो जूल भी कर सकते हो। जूल को ये किलो जूल, किलो शब्द आने का मतलब हो जाता है 10⁻³ जूल। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो, करते भी आए हो पहले। तो हमारा यहाँ पे ये वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है। मेन बात याद यही रखनी है कि वर्क के लिए फोर्स लगना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। फोर्स लगना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, और हमें इनके बीच के एंगल को भी कंसीडर करना है। और या यूं कह दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क होता है। थैंक यू बच्चों।